Hello, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parik, and this is a small video for a very famous poem, Night of the Scorpion. As many of my students, thousands of students have requested me to prepare a video on this poem in Hindi. So kindly excuse me, now I'm speaking in Hindi. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक बहुत ज़्यादा हाईली एंथोलॉजाइज्ड पोएम है। हाईली एंथोलॉजाइज्ड का मतलब होता है कि दुनिया में जहां पर भी इंडियन पोइट्री पढ़ाई जा रही है वहां पे आपको ये पोएम जरूर मिलेगी। नंबर वन, नाम क्या है इस पोएम का? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू। अब एक कहानी है इस पोएम में, और जो हम अभी पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। लिखी हुई किसकी है? निस्सिम एज़कील। निस्सिम एज़कील भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस कवि हुए हैं जिन्होंने इंडियन इंग्लिश में कविताएं लिखी। अब आप पूछेंगे कि इंडियन इंग्लिश क्या होता है? देखिए, इंडियन इंग्लिश एक अलग वैरायटी ऑफ इंग्लिश बन चुकी है आज। आपको मालूम है कि हम संख्या में चाइना के बाद सेकंड नंबर पर आते हैं, और उसमें भी एटलीस्ट 2 to 3% लोगों की जो मदर टंग है वो इंग्लिश है भारत में। ओके, और अब तो ये धीरे धीरे तादाद बढ़ती जा रही है। तो निस्सिम एज़कील कौन थे? उनका नाम इतना अजीब क्यों है? तो देखिए, सेकंड पॉइंट में मैंने क्या दिखाया है कि वो एक जू थे, है ना। एक जू थे, और बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से कुछ सदियों पहले, उनका एक जहाज था जो पर्शिया से आ रहा था, और वो वहां पे मुंबई के आसपास किसी तट पर वो जहाज खराब हो गया या डूब गया, और ये जो लोग बच गए थे इन्होंने महाराष्ट्र की कम्युनिटी में फिर इनको स्थान मिला। और इनको क्योंकि ये घटना शनिवार को घटी थी, और उनको फिर तेल बनाने का काम, थोड़ा आप रिसर्च करेंगे ना इस पे, गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो उस कम्युनिटी का नाम पड़ गया बेने इज़राइल कम्युनिटी, क्योंकि ये इज़राइल से आ रहे थे, सॉरी नॉट रशिया से। और आपको पता है जू लोग जो होते हैं, यहूदी जिनको बोलते हैं, वो इज़राइल के होते हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है, बेने इज़राइल कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी साल रहने के बाद इनका लगभग जो एटीट्यूड है, भाषा, ड्रेस, ये सब तो मराठी हो गए, लेकिन आपको मालूम है कि ये आउटसाइडर हैं। और कहीं भी आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई आउटसाइडर होता है तो उसका जो एटीट्यूड होता है ना, वो थोड़ा सा, अब ये अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर मानते हैं। तो आपको अभी कविता में देखने को मिलेगा कि किस किस तरह से इंडियन होने के बावजूद, इनके रिलीजन की वजह से या इनके पूर्वजों के वजह से, इनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नजर आएगा आपको, एक श्रेष्ठता का भाव, जिसकी वजह से इन्होंने किस तरह से भारतीय किसानों और भारतीय जो ग्रामीण लोग हैं उनके ऊपर ये कविता लिखी है। और कलेक्शन का नाम बता दूं जिसमें ये कविता आती है, उसका नाम है दी एग्जैक्ट नेम। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा इन चीज़ों को देना, और जो स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये लिखी गई है फ्री वर्स में। फ्री वर्स क्या होता है? जिसमें बहुत ही उन्मुक्त तरीके से कवि लिखता है, और वो कोई खास मीटर का या कोई किसी खास म्यूजिक का तुकबंदी का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, ये एक मॉडर्न टेक्निक है। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि निस्सिम एज़कील को हमारे इंडिया में एक स्थान प्राप्त है, और वो है कि ही स्टार्टेड द फर्स्ट काइंड ऑफ मॉडर्न पोइट्री। ठीक है, मॉडर्न पोइट्री स्टार्ट करने का इनका श्रेय इंडियन इंग्लिश के लिए इनको जाता है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये हाईली एंथोलॉजाइज्ड पोएम है। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। इसमें देखिए एक बिच्छू दिख रहा है, और ये, अब मैं इसकी कविता को पढ़ूंगा और आपको हिंदी में समझाऊंगा। कविता स्टार्ट होती है, ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव बोलते हैं इसको, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे जो भी स्पीकर है कविता में। एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जो भी कविता में आई लिख रहा है वो कवि ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि द पोएट हैज क्रिएटेड अ पर्सन हु इज द नैरेटर। तो वो जो भी नैरेटर है, अब ये तो हमको मालूम ही है कि जो नैरेटर होगा वो पोएट की मानसिकता से 100% वास्ता रखता होगा। तो कविता स्टार्ट कर रहा हूं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। मुझे याद है वो रात जब मेरी माँ को काटा। स्टंग मतलब काटा, स्टिंग की थर्ड फॉर्म है ये। मेरी माँ को एक बिच्छू ने काटा। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice.
10 घंटे तक मूसलाधार बारिश चली। अब ये मत कहिएगा कि 10 घंटे बारिश होती है क्या, क्योंकि जिस एज में हम जी रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल और मौसम में परिवर्तन आ गया। अदरवाइज पहले जब हम छोटे थे, मैं बता दूं आपको कि हम जब छोटे थे तो हमने देखा है 7-7 दिन तक लगातार बारिश होना, चाहे वो झड़ी बोलते थे उसको, ऐसे नहीं 7 दिन लगातार बारिश होगी तो सब कुछ डूब ही जाएगा, लेकिन घंटों घंटों बारिश होती थी पहले। तो 10 आवर्स ऑफ स्टेडी रेन। अच्छा, कविता महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में है, सो एनीबडी हु इज फ्रॉम महाराष्ट्र सपोज रीडिंग दिस पोएम, उनको तो बड़ा आश्चर्य होगा कि आजकल महाराष्ट्र में हर हर चौथे पांचवें साल में सूखा पड़ता है ना, और जो किसान है वो आत्महत्या करते हैं। तो अभी मैं डाइग्रेस नहीं होऊंगा, मतलब भटकूंगा नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि हर तरह से सोचना बहुत जरूरी है कविता पढ़ते वक्त। तो एक जमाना था जब ये कविता लिखी गई थी 60-70s के बीच में। तो वो बता रहा है राइटर कि 10 घंटे तक स्टेडी मतलब क्या होता है, लगातार बारिश पड़ी। और हैड ड्रिवन का मतलब है बाध्य कर दिया उसको। हिम मतलब जो बिच्छू था उसके लिए राइटर ने थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल किया है कि वो रैंग करके, क्रॉल मैंने रेंगना, बीनीथ मतलब नीचे, अ सैक ऑफ राइस, सैक मतलब बोरी। तो आपको पता है चावल की बोरी पड़ी है, उसके नीचे तेज बारिश में बाहर से कोई बिच्छू आकर के और उसके नीचे जाकर के छुप गया। तो ये एक सीन क्रिएट कर दिया जिसको हम इमेजरी बोलेंगे। अच्छा, इमेजरी से क्या पता चला आपको कि ये एक ग्रामीण पृष्ठभूमि है, रूरल जो सेटिंग दिखाई है किसी गांव की। पार्टिंग विद, पार्ट जो एक वर्ब है इसके साथ में विद लगता है तो इसका मतलब है छोड़ना। ओके, पार्टिंग विद हिज पॉइजन, उस बिच्छू ने अपना डंक मार दिया, उसने अपना जहर छोड़ दिया। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम। फ्लैश का मतलब होता है अचानक से, यहाँ पे फ्लैश का मतलब रोशनी नहीं है, इट मीन्स सडनली। ऑफ डायबोलिक, डायबोलिक एक वर्ड है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है दैत्य की तरह, राक्षस की तरह। तो टेल आपको सबको मालूम है, इधर देखिए बिच्छू की, बिच्छू डंक कहां से मारता है, अपनी पूंछ से मारता है वो, है ना, वो जो पूंछ है उसकी वही उसका डंक होता है। लेकिन वो जो पूंछ थी, क्योंकि आपको मालूम है बिच्छू का जो जहर है कई बार बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में इंसानों की मौत भी हो जाती है। और बिच्छू जो है वो जब स्कॉर्पियन काटता है तो काफी घंटों तक दर्द होता है, जलन होती है, सूजन हो जाती है बहुत ज्यादा। और तांत्रिकों के पास भारत में ले जाने का एक रिवाज सदियों से रहा है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं कविता निस्सिम एस्कील के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना स्टार्ट करूं, मैं चाहूंगा वी ऑल आर इंडियंस एंड अब हम कौन से जमाने में जी रहे बताइए, आजादी के 70-80 70-75 साल हमें हो चुके हैं ना। तो ऐसे में हमको इस तरह की कविताओं को पढ़ते वक्त एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है जिसको बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियल एटीट्यूड, है ना। या हम कहते हैं कि अप्रोच क्या है इस कविता को पढ़ने की, क्योंकि देखिए ये कविता तो 100 साल बाद भी पढ़ी जाएगी, आज से 20-25 साल पहले भी पढ़ी गई थी, है ना। तो हर एज के जो लोग होते हैं वो, अब जैसे अब हम जिस एज में जी रहे हैं उस एज में हम इसको पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और हम नोटिस करेंगे कि कवि जो है वो कैसे बोल रहा है और किस तरह से वो बात कर रहा है। अभी मैं थोड़ा और इसको डिटेल में समझाऊंगा, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि डायबोलिक टेल का क्या मतलब है, अर्थात राक्षसी पूंछ से, इन द डार्क रूम, उस अंधेरे कमरे में। अच्छा, अंधेरा कमरा क्यों, क्योंकि गांव में रोशनी बिजली की ज्यादातर होती नहीं थी। आपने किसी ने कभी गांव में गए हो, मैं रहा हूँ गांव में कुछ 1-2 साल, तो मैंने देखा है कि वहां पे लालटेन लेकर के जाओ, किसी कमरे में जाना है तो, कोठरी बोलते थे कमरों को भी, और उसमें कोई ध्यान नहीं देता था कि अभी नीचे कोई बिच्छू विच्छू है, सांप भी घुस सकते थे घर में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अंधेरे कमरे में ही रिस्क्ड द रेन अगेन, और फिर बिच्छू ने जब डंक मारा और किस तरह से वो उसने रिस्क लिया और वापस से बारिश में चला गया। अब वो बारिश में क्यों चला गया, क्योंकि जब उसको कदमों की आहट हुई होगी उसकी माँ की, जो भी कवि बोल रहा है कविता में, जो इंटरलोक्यूटर है या जो स्पीकर है कविता में, उसको लगा कि कोई आया है। और ये जो जानवर होते हैं आपको पता है, इनको इंसेक्ट्स भी बोल सकते हैं, रेप्टाइल्स भी बोल सकते हैं, ये आहट से डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर वो आगे चले जाते हैं। तो इसका मतलब है ये कविता की सेटिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। द पेजेंट्स, पेजेंट्स मतलब होता है कृषक, किसान लोग, केम लाइक स्वैम्स ऑफ फ्लाइज। लाइक जब आता है तो सबको मालूम है, बताओ क्या होता है, सिमिली, उपमा बोलते हैं हिंदी में। राइटर ने जो किसानों की भीड़ आ गई उस औरत को बिच्छू की काटने से, तो वो चिल्लाई होगी, लोगों को पता चला होगा। और तो स्वैम्स का मतलब होता है छत्ता, और फ्लाइज मतलब मधुमक्खियां, मधुमक्खियों के छत्तों की तरह किसान आ गए। एंड बज्ड, बज्ड का मतलब क्या होता है, भिन भिनाना। तो राइटर ने, अब देखिए जरा यहाँ पे, इसको कहते हैं
कि हम अगर पोस्ट कॉलोनियल एटीट्यूड यूज करेंगे तो अब यहाँ पे आपको राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा, जो भी बोल रहा है या लिख रहा है। कि एक औरत को बिच्छू काट गया तो बहुत सारे लोग आ गए और वो मक्खियों से उनकी तुलना कर रहा है राइटर, कि वो आ गए और भिन भिनाने लगे, मुंह से बोलने लगे। यहाँ पे भिन भिनाने का मतलब क्या है? बोलना हल्के हल्के स्वर में, द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, मतलब सभी लोग कई कई बार भगवान का नाम लेने लगे। टू पैरालाइज द इविल वन, पैरालाइज का मतलब क्या होता है? खत्म करना, है ना। यहाँ पे पैरालाइज का मतलब लकवा मारना नहीं आएगा, वैसे तो पैरालिसिस होता है उसका मतलब, है ना, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हुआ है, टू के साथ में ये इन्फिनेटिव वर्ब है। इसका मतलब है कि पैरालाइज कर दिया, अर्थात असर कम करने के लिए, इविल का, बुराई का, है ना, दुष्कर्मों का, पाप का। And now this is a poem in which there are 2 points of view। एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है इन गांव के किसानों का। अच्छा बताइए, अगर हम एटीट्यूड थोड़ा सा फॉरेन वाला या वेस्टर्न एटीट्यूड, इंग्लिश एटीट्यूड रखें, जो कि अंग्रेजों का रहा ही था। आपने नोटिस किया होगा कि आज भी गांवों में एक को तकलीफ होती है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। बताइए होते हैं कि नहीं होते, है ना। लेकिन जो शहरों में जीवन हो गया है, आप बताइए कैसा जीवन हो गया है कि किसी के घर में कोई भी कुछ भी होता है तो दूसरों को कोई चिंता नहीं है, वो वहां नहीं जाते हैं। बहुत रेयरली ही ऐसे लोग हैं जो इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब है एक डिटैचमेंट, एक खास किस्म का किलिंग इंडिविजुअलिज्म जिसको बोलते हैं, ऐसा व्यक्तित्ववाद या व्यक्तिगत जीवन हम जीने लगे हैं शहरों में। हो सकता है राइटर ये भी दिखाना चाह रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिस तरह से तुलना कर रहा है किसानों की मक्खियों की से, उससे हमें पता चल रहा है कि वो नेगेटिव एटीट्यूड है उसका हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो किसानों को अच्छा नहीं समझ रहा है। मतलब उसके हिसाब से ये गलत काम है कि लो जी वहां इकट्ठे हो गए मधुमक्खियों की तरह। और हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ पे बताइए, क्योंकि हम क्या मानते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं मालूम आपको कैसे कविताएं पढ़ाई गई हैं स्कूल और कॉलेजेस में, आई डोंट नो, बट दिस इज, आई कंसिडर द रियल वे ऑफ टीचिंग अ पोएम। के उस पोएम को अच्छी तरह से समझने के लिए उसको हर एंगल से स्टडी करना चाहिए, उसकी लिटरेरी टर्म्स, उसके अंदर आने वाले फिगर ऑफ स्पीच, उसके अंदर कोई थ्योरी भी हम अप्लाई करें तो बहुत अच्छा हमें समझ में आने लगता है। और बाकी जो लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं उनको कई बार ऐसे कहा जाता है कि वो करते ही क्या है, वो शब्दों का अर्थ ही तो समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमें जीवन को समझने के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एजुकेशन की, जीवन को समझना। और जीवन को अगर कोई समझ गया तो फिर वो हर तरह से जीवन को जीने के लिए, लोगों को समझने के लिए उसके अंदर एक सूक्ष्म दृष्टि उत्पन्न होती है। तो यहां पे आप नोटिस करिए कि एक जो सॉलिडेरिटी, एक वर्ड है, सॉलिडेरिटी का मतलब यूनिटी नहीं होता, एक अलग तरह की सॉलिडेरिटी का मतलब हम लेते हैं जो जितने भी लोग हैं जो सताए हुए हैं या डिस्पोजेस्ड हैं, वो जब इकट्ठे होते हैं तो उसको एक वर्ड यूज किया जाता है, सॉलिडेरिटी। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो भारत का एक बड़ा समृद्ध कल्चर है जिसको हमें तारीफ करनी चाहिए। लेकिन राइटर ने जिस तरह से नेगेटिव से, मैं फिर बता दूं नेगेटिव कैसे पता चला हमें, क्योंकि मक्खियों से तुलना कर रहा है किसानों की। और हमारे यहाँ पे हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बताओ जीवन जीने का। हिंदुओं में सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ का एम है वो है परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुओं में ऐसा माना जाता है कि सबसे अंतिम जो जन्म या शरीर हमें मिलता है, योनि हमें मिलती है, वो है इंसान की, है ना। और ये मत सोचिएगा आप लोग कि ये लेक्चर बेकार है। अगर आप इसको डिट्टो अपने एग्जाम में लिख के आते हैं एज इट इज, एग्जाम में जब क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है कविता का, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बताइए हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ पे, कि हम मानते हैं कि जो भी दुख आया है जीवन में ये पूर्व जन्मों के कर्मों से है। सो द थ्योरी ऑफ कर्म हम कह सकते हैं, कर्मा भी बोल सकते हो आप इसको। और उसके हिसाब से अगर भगवान का नाम लगातार लिया जाए तो पाप कटते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली लाइन लिखी गई है, और राइटर उस बात का मजाक उड़ा रहा है। क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि उनके यहाँ पे अलग थ्योरी है, कर्म की थ्योरी कम है। अगला स्टैंजा पढ़ रहा हूं, विद कैंडल्स। तो जो किसान लोग आए वो क्या क्या लेके आए, कैंडल्स लेके आए, एंड विद लैंटर्न्स, लैंटर्न्स मतलब लालटेन, थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड ब्रिक्ड वॉल्स। देखिए क्या नजर है जो आदमी कविता लिख रहा है उसकी, कि जो कैंडल्स है। अच्छा, जो कविता लिख रहा है हो सकता है अभी आपको कविता में आगे पता चलेगा कि वो इस औरत का बच्चा है, और शायद वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हो, या उसको आजकल की जो एजुकेशन पद्धति है उसमें हमारे कल्चर से प्यार करना तो हमें सिखाया ही नहीं जाता। एंड पर्टिकुलरली सपोज समबडी हु इज रीडिंग इंग्लिश लिटरेचर, है ना।
ये तो शुक्र है कि कई लोगों के सिलेबस में इंडियन पोएम्स आने लगी है और टीचर्स उनको हर तरीके से डिस्कस करने लगे हैं। तो ये दिखा रहा है कि कैंडल लेके आ गए, लालटेन लेके आ गए, क्योंकि अंधेरा होता है ना गाँवों में उस जमाने में जब लाइट नहीं होती थी। और वो जो लालटेन और मोमबत्तियां हैं, आपको पता है कभी आप रख के देखो अंधेरे में तो कोई भी छोटी मोटी चीज है उसकी बड़ी एक परछाई पड़ती है दीवार पर, तो सबको क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बिच्छू कहीं मिल जाए। दूसरा मतलब है यहाँ पे कि कैंडल्स और लालटेन लेकर के वो बिच्छू को ढूंढ रहे हैं। अब आपको ताज्जुब होगा कि ऐसा क्यों? यहाँ पे फिर एक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है। इसे बोलते हैं एडिशनल सिस्टम ऑफ नॉलेज। ये आपको एक नई चीज बता रहा हूं, कई बच्चों को मालूम नहीं है, पर क्योंकि हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और बहुत सारे सेमिनार्स हमने अटेंड किए हैं, पेपर्स लिखे हैं, बुक्स लिखी हैं, तो हमें ये पता चला है कि एक एडिशनल या ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ नॉलेज भी एक होता है। क्या होता है? जैसे आज की तारीख में हम मेडिकल फैसिलिटीज में, आपको पता है हर चीज का इलाज क्या माना गया है कि साहब एलोपैथिक दवाई ले लो। लेकिन आपको मालूम है ना कि हमारे यहाँ पे हर चीज का गाँवों में दादी के नुस्खों से भी इलाज होता है कि नहीं होता है? बताइए। इसका मतलब है कि एक और नॉलेज सिस्टम पैरेलल चलता है जिसको दबा दिया गया है, जिसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है, और उसके ऊपर अगर अब रिसर्च हो तो पता चले कि उसमें भी काफी हद तक सच्चाई होती है। इसे कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल एटीट्यूड। अर्थात अंग्रेजों के जाने के बाद जब हम कॉलोनाइज्ड थे, यानी कि उनके गुलाम थे, उनके जाने के बाद हम क्या अपने बारे में कैसा सोचते हैं? दो तरह से सोचते हैं। एक तो हम अपने आप को नेगेटिव सोचते हैं, तो जो आदमी कविता कह रहा है, जो कवि है, उसके अंदर तो नेगेटिविटी आ रखी है अपने अपने कल्चर को लेकर के। लेकिन जो दिखाया गया है उस कल्चर को मैं समझा रहा हूं आपको कि उसमें एक पॉजिटिविटी है जिसको देखने वाला नहीं समझ पा रहा है। मैं फिर से कह दूं आपको ये बात कि अब ऐसी ऐसी रिसर्च होने लगी है कि झाड़े, जो अपन झाड़ फूंक करते हैं ना, उससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। इसके अगर किसी को शक हो, किसी स्टूडेंट को, तो कोई भी कमेंट नेगेटिव लिखने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लें, बिकॉज वन हु इज गिविंग यू अ लेक्चर इज अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन। ओके, और जो सुनेगा अगर मान लो वो मेरे जितना क्वालिफाइड नहीं है, तो बजाय कुछ कमेंट करने से पहले पहले वो रिसर्च करे। रिसर्च कहती है कि, जैसे मैं आपको एक्स्ट्रा बात बताता हूं थोड़ी सी, कि आज हमारे यहाँ पर रिसर्च हुई है, विदेशों में भी हुई है, कि जितने भी सांप पाए जाते हैं उसमें से मुश्किल से 1% जहरीले होते हैं। तो कोई भी सांप जब काटता है तो उससे जरूरी नहीं है कि मौत हो। तो क्या होता है कि तेजाजी और ऐसे कई स्थान होते हैं, लगभग पूरे इंडिया में होते हैं, जहां पे झाड़ फूंक से साइकोलॉजिकल इलाज किया जाता है, जिससे उस आदमी को ये साइकोलॉजिकल संबल मिलता है कि वो मरेगा नहीं, और जहर कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली उतर जाता है, या कुछ एंटीडोट्स या दवाइयां देने से वो जहर उतर जाता है और वो बच जाता है, और वो ट्रॉमा में नहीं जाता है इंसान। ओके, तो ये जो, जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी आमी जे तुमार, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूं मैं फिल्म का, जिसमें उसको कैसे झाड़ फूंक करते हैं, तो उसमें दिखाया गया है कि वो साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है जिसको झाड़ फूंक से, मंत्र से, हवन से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करके दूर किया जा सकता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि हमेशा उसकी दवाई ही देनी पड़े। तो मॉडर्न साइकोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं तो अभी समय और आएगा जब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका के अंदर और भारत में जितने भी लोग पुराने समय से रह रहे हैं, केवल ये अंग्रेज यूरोपियंस ही नहीं है जिनका नॉलेज सिस्टम एनलाइटनमेंट के बाद वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारा ही नॉलेज सिस्टम सबसे ग्रेट है। ऐसा नहीं है। सदियों से इंसान जिंदा है इन सब महाद्वीपों पे, इन कंट्रीज में, और वो अपने तरीके से जीवन को चलाता आया है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें क्रिएट की हैं। तो कोई भी स्टूडेंट इतनी गहराई में जाकर के ही इस कविता को पढ़े, तभी जाकर के वो इसको एंजॉय कर पाएगा और देख पाएगा कि शब्दों के पीछे क्या क्या है। तो अब मैं शुद्ध हिंदी कर रहा हूं, फिर से देखिए। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स, कैंडल लेके आ गए, लालटेन लेके आ गए, और उनकी जायंट का मतलब क्या होता है? विशालकाय, स्कॉर्पियन की यानी बिच्छू की बड़ी बड़ी परछाइयां पड़ रही थी। थ्रो करने का मतलब है यहाँ पे पड़ रही थी। ओके, कहां? मड बिकेट वॉल्स। गांव में जाइए, आपको ज्यादा पुताई वाले घर नहीं मिलेंगे। अब तो खैर गांवों में काफी अमीरी है, लेकिन पहले मिट्टी के बने मकानों पे मड बेकेड मतलब मड यानी मिट्टी से बनी हुई दीवारें, मिट्टी से पकाई हुई दीवारें जो थी, दे सर्च्ड फॉर हिम, उसके लिए सब ढूंढ रहे थे। किसको ढूंढ रहे थे? उस बिच्छू को। क्या कारण था? अभी बताता हूं, जो मैंने अभी लेक्चर दिया कि ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो बिच्छू मिला नहीं। ओके, दे क्लिक्ड देयर टंग्स। और क्लिक करने का मतलब क्या होता है? ऐसे हम करते हैं ना, ट्विचिंग ऑफ टंग, अरे राम 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 राम, उसको बिच्छू खा गया। इसका मतलब है
वो सिंपैथाइज कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा सिंपैथाइज नहीं कर रहे हैं। सिंपैथाइज का मतलब क्या होता है? सिंपैथी दिखाना, दूर से केवल सांत्वना। वो तो एम्पैथाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वहां आके बैठ गए, बिच्छू ढूंढ रहे हैं ताकि बिच्छू मिले। और अगर हम बिच्छू को मार दें तो कहते हैं, एक यहां पर आ गया वो नॉलेज सिस्टम, या जिसको सुपरस्टिशन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। ये मत सोचिएगा कि एक गंवार आदमी एक कविता पढ़ा रहा है। ये सुपरस्टिशन नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बिच्छू ने काट लिया और वो जितनी दूर जाएगा उतना ही जहर चढ़ता जाएगा। अब ये साइकोलॉजी, इसको मैं समझाता हूं कि बिच्छू ने आसपास काट करके, अगर आसपास बिच्छू ने काट करके वो आसपास कहीं छुप गया है और आपने उसको ढूंढ के मार दिया, तो आपको पता है ना, उस आदमी जिसको खाया है, जिसको काटा है बिच्छू, उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा कि भाई ये बिच्छू जिसने मुझे काटा था ये मर गया। तो वो काफी हद तक साइकोलॉजिकली अपने आप को वो बचा सकता है। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। क्लियर? सो विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, वो गांव वाले क्या सोच रहे थे कि जितना भी एक एक मूवमेंट, एक एक गति वो जो बिच्छू करेगा, मेड मतलब उसने की है अब तक, हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, उसका जो बिच्छू है, बिच्छू का जो जहर है वो मेरी माँ के खून में चढ़ेगा। दे सेड, ऐसा वे कह रहे थे। तो मैंने काफी टाइम लिया इसको समझाने में। मैं चाहता हूं कि आप इस पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस कविता को समझें। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। मे ही सिट स्टिल। आपको पता है मे जो मॉडल है उससे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, है ना? तो मे ही सिट स्टिल दे सेड। सबके सब किसान क्या कह रहे थे? किसान का मतलब ये नहीं कि किसान, आसपास के जितने भी लोग जो गांव में होते हैं ज्यादातर किसानी का काम ही करते हैं, वे कह रहे काश वो बैठ जाए शांति से। कौन? बिच्छू। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। और वो उस औरत को भी कह रहे हैं जिसको बार बार मदर कह के संबोधित किया गया है कविता में, कि उसके जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं, प्रीवियस बर्थ मतलब पूर्व जन्म का जो पाप है, बी बर्न्ड अवे टू नाइट, आज वो जल जाएगा। अर्थात जितनी शरीर को कष्ट होगा उतना ही पाप, पिछले जन्म का पाप नष्ट होगा, ऐसा वे कह रहे थे। रिलीजियस बात है बच्चों, और किसी भी रिलीजन के ऊपर हम हंस नहीं सकते जब तक कि हमने उसको ढंग से पढ़ा ना हो, समझा ना हो, उसके प्रैक्टिसिंग और फंक्शनिंग रूप को ना देखा हो। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर हम हिंदू हैं तो हमको ताज्जुब होगा ये जान करके कि चाहे आप जोरास्ट्रियन रिलीजन में चले जाइए, क्रिश्चियनिटी में चले जाइए, कैथोलिसिज्म में, इस्लाम में चले जाइए, आपको इतना समृद्ध एक नॉलेज सिस्टम मिलेगा कि आपको ताज्जुब होगा कि अरे हम केवल अपने बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानते ही नहीं है। इसका मतलब है कि राइटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कविता लिख रहा है और उनका मजाक उड़ा रहा है कि देखो वो कैसे कह रहे हैं कि पूर्व जन्मों के कर्म जो है वो जल जाएंगे। मे योर सफरिंग डिक्रीज, काश कि तुम्हारा जो तकलीफ है, सफरिंग मैंने तकलीफ, कम हो जाए। द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, और अगले जन्म में जो तुम्हारे साथ मिसफॉर्चून यानी जो भी बुरा होने वाला है वो भी खत्म हो जाए, वो भी कम हो जाए। दे सेड, अर्थात तकलीफ को। अब आप ही बताइए, क्या आपको नहीं लगता ये साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट का विषय लाता हूं थोड़ा सा। आपको मालूम है इस जीवन को हम संचालित जब करते हैं तो बहुत विषयों के ऊपर हमें बातचीत करनी पड़ती है। कैसे मैनेज करें? दुख आ गया, अब उस दुख को मैंने, छोटे बच्चे को हम कैसे समझाते हैं कि बच्चा गिर गया तो हम कहते हैं चींटी मर गई, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो बच्चा चुप हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि हमने बड़े होकर के भी तरह तरह के जो नॉलेज सिस्टम क्रिएट किए हैं, कहीं ना कहीं वी हैव क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स सो दैट वी कैन मैनेज अवर लाइफ। Okay, so but we should not make fun of the other culture, the other country, the other religion, that they do this way. तो आपको ये समझना है कि इस कविता में शायद एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है जिससे शायद राइटर ये भी कहना चाह रहा हो, पॉजिटिव भी कहना चाह रहा होगा कि क्यों ना हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझें। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि वो किसान इकट्ठे हो गए, वो सब बिच्छू को ढूंढ रहे हैं, बिच्छू मिला नहीं, और साथ में राइटर ने थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट किया है, मजाक क्रिएट किया है, कॉमिक सीन दिखाया कैसे बिच्छू की बड़ी बड़ी परछाइयां बिच्छू की नहीं पड़ रही थी, उनको लग रहा था, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी में इस वक्त बिच्छू है, क्योंकि सब बिच्छू ढूंढ रहे हैं, तो कोई भी चीज दिखती है दीवार पर परछाई तो उनको लगता है बिच्छू है ना? मे द सम ऑफ ऑल इविल, सम मतलब जोड़, जितना भी तुम्हारी जीवन में बुराई का जोड़ है, क्योंकि इंसान का जीवन क्या है? अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य का मिक्सचर है। आप सब देखिए जरा अपनी लाइफ में कितना हम अच्छा ही काम करते हैं क्या? हमेशा, कई बार तो हम अच्छा करते हैं वो भी बुरा हो जाता है ना? तो बुरा कैसे हो जाता है कि आपने जिस तरीके से आपने किया, हो सकता है अगले को वो पसंद नहीं आया, तो आपने अच्छा किया लेकिन वो बुरा हो गया। तो जो भी आपका जोड़ है जीवन में बुराई का, बैलेंस हो जाए इन दिस अनरियल वर्ल्ड। अनरियल वर्ल्ड की डेफिनेशन तो मैं नहीं दूंगा, बट इसका ट्रांसलेशन मैं करूंगा मायावी संसार। क्या मानते हैं हिंदू? बताइए, हिंदू क्या, ग्रीक लोग भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं कि दिस वर्ल्ड इज अ कॉपी, ये एक केवल माया है।
असली संसार तो परमात्मा का है। तो इस मायावी संसार में जो जोड़ है बुराई का वो बैलेंस हो जाएगा किससे? अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, अच्छाई के साथ, बिकम डिमिनिश्ड, और कम हो जाएगा बाय योर पेन। किससे? जो तुझे तकलीफ होगी। तो हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि दुख पाया सुख मिला, अर्थात अगर आप दुख उठाते हो तो सुख मिलेगा। अब इसके दो अर्थ हैं, एक तो है कि भाई बहुत हार्ड वर्क करो तो आगे सफलता मिलती है तो सुख आएगा, और शरीर को कोई कष्ट हो रहा है तो उस कष्ट को इसलिए साइकोलॉजिकली मैनेज कर लो कि ये जो दुख है या तो वो पूर्व जन्म से आया है, या अगर अभी मिल रहा है तुमने पहले कुछ नहीं किया, क्योंकि कौन जानता है पिछले जन्म को, तो आने वाले जन्म में शायद तुम्हें सुख मिलेगा। तो ये बड़ा एक साइकोलॉजिकल कविता है, हिंदुओं के शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है उसके हिसाब से कवि कह रहा है, और साथ में वो थोड़ा मजाक भी उड़ा रहा है इस चीज का। अगली स्लाइड। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश। ये फ्लैश का मतलब मांस है, मांस मतलब शरीर, तो इसको बोलते हैं, एक मेटाफर भी बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो मेटोनमी या सिनिक डकी, SYNDEDOCHE। सिनिक डकी का मतलब क्या होता है? पार्ट से होल की बात करना, मतलब शरीर ना बोल करके डायरेक्ट क्या बोल दिया? मांस। और पॉइजन जो है वो तुम्हारे शरीर के को शुद्ध कर देगा, क्योंकि जो तकलीफ होगी उससे तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। किससे शुद्ध हो जाएगा? क्या अशुद्धि है शरीर में, बताओ जरा, क्योंकि एक थ्योरी है ना, आपको मालूम है, पॉइजन कट्स पॉइजन, डायमंड कट्स डायमंड। तो डिजायर, अब हिंदुओं में क्या मानते हैं कि ये जो इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं, डिजायर, वो हमारे शरीर को अशुद्ध कर देती है, क्योंकि अशुद्ध शरीर का जो मेन पर्पस है वो क्या है बताओ? जन्म लेने का, कि हम परमात्मा को प्राप्त करें। लेकिन हम उस रास्ते से भटक क्यों जाते हैं? इच्छाओं की वजह से। तो जो जहर गया है शरीर में, जो तकलीफ हो रही है, वो तुम शुद्ध हो जाओगी। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, क्या होता है एम्बिशन? हिंदी में क्या बोलते हैं एम्बिशन को? तुम्हारे जो जितने भी एम्स हैं लाइफ में, है ना, उसकी जो भावना है, लक्ष्य प्राप्ति की जो भावना है, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना गया है हिंदुओं में, क्योंकि जो आप एम्बिशन करते हो किसी चीज की, मुझे एग्जैक्ट हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है इस वक्त एम्बिशन का, कि जो स्पिरिट है एम्बिशन की, कामना जो तुम्हारे मन में है, डिजायर्स जो है, वो तुमको परमात्मा की प्राप्ति से भटकाती हैं, एक कंपटीशन क्रिएट करती हैं। ओके, और उससे तुम शुद्ध हो जाओगे। एंड दिस सैट अराउंड ऑन द फ्लोर, और ऐसा कहकर सारे किसान उस माँ के आसपास बैठ गए जमीन पर ही। विद माई मदर इन द सेंटर, माँ बिल्कुल सेंटर में थी। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। ये लाइन समझने की है ज्यादा, मैं क्या बोलूं इसके बारे में। कभी आपने नोटिस किया, जैसे किसी के साथ बुरा होता है या किसी के घर में डेथ होती है, तो लोग चुपचाप वहां आके बैठते हैं, उसको बैठना बोलते हैं। आपने देखा है कोई कुछ ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन सब चुपचाप बैठे हैं, क्या शो कर रहे हैं बताओ? वो ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारा दुख हम समझ रहे हैं, है ना। सो वो जो जस्ट इमेजिन कि एक औरत को बिच्छू काटा है, वो तड़प रही है, सारे लोग उसके आसपास बैठ करके और उसको ये दिलासा दे रहे हैं कि हाँ हाँ हमें पता है तुझे कितनी तकलीफ हो रही है। तो ये तो कितनी खूबसूरत दृश्य है मेरे हिसाब से, तो कि उसको अकेला नहीं छोड़ा, उसकी तकलीफ में सब भागीदार हैं। भैया मैं तो यही मानता हूं, देखो, कि मुझे कोई तकलीफ है, मुझे कोई मिले ये कहने वाला कि नहीं हम तेरे साथ हैं, तो वो उसकी तकलीफ कम होती है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअलिज्म है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहां पे ना आंसू भी नहीं बहाते, पता है, ये जो फिल्मों में हम देखते हैं आजकल, आंसू आते ही चेहरा छुपा लेना, लेकिन हमारे यहाँ पे दहाड़े मार मार के रोते हैं। ऐसा मानते हैं कि सबके सामने रोने से और दूसरे लोग भी साथ में रोने लगते हैं, कभी देखना किसी की डेथ पर। लेकिन वो कल्चर अंग्रेजों के यहाँ नहीं है। तो वो जो कल्चर हमने एजुकेशन का कल्चर मान लिया है कि नहीं नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई रो रहा है तो उसके साथ रो लो, तो आपको उसको लगेगा कि मेरे साथ दुख में और भी लोग दुखी हैं, और उससे उसका दुख कम हो जाता है। शायद इसका एक बड़ा ह्यूमरस टच भी है कि मैं ही दुखी नहीं हूं, दूसरे भी हैं, तो उससे भी उसका दुख थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, ये कितनी सुंदर लाइन है। देखो, मैं इसकी अभी लिटरेरी टर्म्स की तह में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो राइटर है वो कहना चाह रहा है कि और मोमबत्तियां आ गई, मोमबत्तियां आ गई कि लोग आ गए, है ना। तो ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है यहाँ पे। मोर लैंटर्न्स और मोमबत्तियां आ गई, और जो नेबर्स आ गए। मोर इंसेक्ट्स, और उनकी वजह से बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े भी आ गए, और एंडलेस रेन, और साथ में लगातार बारिश तो चली रही है। तो ये जो सीन है, इमेजरी क्रिएट की गई है, इससे पता चलता है कि राइटर मजाक उड़ा रहा है कि कैसे लोगों को उसकी तकलीफ ज्यादा ध्यान में है कि वो और तकलीफ क्रिएट कर रहे हैं। ये भी एक समस्या है कि कई बार क्या होता है कि
किसी के यहाँ डेथ हो गई और उस बेचारे के पास स्थान नहीं है, लेकिन सारे रिश्तेदार आ गए, कौन कहाँ रहे, सर्दियों में है तो बिस्तर कहाँ से लाएं, लेकिन सब बैठे होते हैं, मैंने देखा है। और ये मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है कि उसके दुख में, दुख के साथ ही सही पर हम शरीक हैं। ओके, लेकिन वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कहा जाएगा कि नहीं नहीं साहब, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि उनके यहाँ जगह नहीं है, ऐसा सोचते हैं वो लोग। लेकिन राइटर ने दिखाया कि कैसे सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और कितनी तकलीफ हो रही है, बारिश है, कीचड़ भी हो रहा होगा, खूब बदू, ये तरह तरह के इंसेक्ट्स जिनको फड़के बोलते हैं हमारे यहाँ, वो इकट्ठे हो गए हैं और तकलीफ हो रही है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है कंप्लीटली, ट्विस्टेड का मतलब यहाँ पे आएगा ऐंठना, और ये दूसरा मतलब है तड़पना। माँ बिल्कुल तड़प रही थी जहर के मारे। ग्रोनिंग मतलब करा रही थी, ऑन अ मैट, चटाई के ऊपर उसको बिछा रखा था और वो बुरी तरह से करा रही थी। तो आप पूरी इमेजरी समझ सकते हैं इसकी। अगली स्लाइड। माई फादर। अब आता है पिताजी का नंबर। अब पिताजी जो है वो राइटर दिखा रहा है कि वो बड़े स्केप्टिक टाइप के हैं। स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट दो वर्ड हैं। इसका मतलब होता है जो आदमी थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है वो रैशनलिस्ट हो जाता है, लॉजिक लगाने लगता है हर बात पे। स्केप्टिक है, इसको सेप्टिक नहीं पढ़ना है। एस के बाद जो सी आता है उसको हमेशा एस और क की आवाज आती है, ठीक है। तो स्केप्टिक का मतलब है हर बात को शक की नजर से देखना। आपको मालूम होना चाहिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियल एटीट्यूड है जिसमें हम जब थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते हैं तो हम हर चीज को क्वेश्चन करने लगते हैं, भगवान है कि नहीं है, पाप होता है कि नहीं होता है, पूर्व जन्म किसने देखा है, वगैरह वगैरह। तो वो रैशनलिस्ट हैं, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। ये लाइन मुझे काफी मजा आता है पढ़ाने में अपनी क्लासेस में, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे घर में देखिए आजकल का जमाना कैसा है कि जब पति पत्नी घर में रहते हैं ना तो ऐसा मानते हैं कि वो, आप अपने पेरेंट्स को देखिए, पहले अच्छे खासे पुराने बुजुर्गों को देखिए जिन्होंने 60-60 साल 70-70 साल शादियों के गुजार लिए और कैसे वो एक दूसरे के सोलमेट बन गए हैं। मैंने क्या देखा है लाइफ में कि जैसे मेरे पिताजी हैं और जब मेरी मम्मी जी की तबीयत खराब होती है तो जैसे मान लीजिए मेरी मम्मी जी को कोई चीज खाने का शौक है और उन्होंने ज्यादा खा ली और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो मेरे डैडी को जब दुख होता है ना कि भाई वाइफ की तबीयत खराब हो गई, तो पता है वो पहले तो दवाई देते हैं और फिर भी ठीक नहीं होती तो पता है वो गालियां भी पकने लगते हैं। मना किया था खाने के लिए फिर भी खाती रहती है, पता नहीं क्या क्या हो गया इस औरत को। सोच के देखो, एक मिनट इमेजिन करो। तो अब मुझे तो लेकिन ये अच्छा लगता है क्योंकि मैं इस एज में आ गया हूं कि अब मुझे भी प्यार प्यार के शब्दों से दिखाना नहीं आता है, बल्कि मुझे गुस्सा आने लगता है। यहां तक कि अगर मेरे डॉग को भी कुछ हो जाता है तो मुझे उस पर गुस्सा आता है कि ये वहां क्यों गया था, क्यों इसने ये बाहर घूमने गया, पानी में गीला होके आया, क्यों इसको सर्दी लग गई। तो लेकिन हम वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मानते हैं कि नहीं, हम अपना गुस्सा जाहिर ना करें। लेकिन आप अपने हिंदुस्तान में घर घर में जाके देखिए, आराम से 4 लोग इकट्ठे होते हैं, खूब लड़ते हैं आराम से, वो उनका प्यार है। तो ट्राइंग एवरी कर्स, कर्स का मतलब यहाँ पे श्राप नहीं है, कोसना का मतलब है ब्लेसिंग। अभी इसका जो मिक्सचर है वो क्या है, वो कभी तो प्यार कर रहे हैं, अच्छा तेरे ज्यादा दर्द हो रहा है क्या, अच्छा ठीक है, अब मना किया था कि अभी मत जा उस चावल की कोठरी में, लेकिन गई थी वहां पे लेने के लिए, क्या करने गई थी वहां पे, ले मर, है ना। तो इस तरह से जब अगर मान लीजिए एक हस्बैंड बोल रहा है तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो उसमें प्यार दिख रहा है 100%। लेकिन ये राइटर दिखा रहा है कि वो थोड़े स्केप्टिक हैं, मेरे पिताजी रैशनलिस्ट हैं, वो कभी कोस रहे हैं मेरी माँ को, कभी ब्लेसिंग कर रहे हैं, कोई पाउडर लगा रहे हैं उनके घाव पर जहां पे बिच्छू खाया था, कोई मिक्सचर, कभी कोई जड़ी बूटी, कभी कोई हाइब्रिड का मतलब भी मिक्सचर होता है, तरह तरह की चीजें वो लगा रहे हैं। अच्छा, ये भी एक भारतीय टेक्निक के ऊपर एक सटायर है बच्चों। ये सटायर कैसे है, कटाक्ष कैसे है, आपने नोटिस किया होगा हम भारतीय लोग जड़ी बूटियों पर बहुत यकीन करते हैं अभी भी। घर में जाके देखिए, काली मिर्च और का काढ़ा ले लो, किसी को जुकाम होता है तो 10 लोग सलाह दे देते हैं, है ना। अब इसको वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से शहरों में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ये कितनी अच्छी बात है कि किसी की तकलीफ हुई और हमने जब तुरंत ही उसको दवाई बता दी कि ऐसे कर ले ऐसे कर ले, हम सब डॉक्टर बन जाते हैं। ये विशुद्ध भारतीय तरीका है और उसके ऊपर हम, मुझे गर्व है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब देखिए नोटबंदी हुई थी तो हर आदमी अपने तरीके से एक अर्थशास्त्री बन करके और अपना आकलन कर रहा था। मुझे एक बुक याद आ रही है, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, है ना। एक बुक है, मेरे ख्याल से नोबेल प्राइज विनर राइटर है भारत के, उनका नाम भी मुझे एकदम भूल गया, उनकी लिखी हुई है। तो भारत के बाहर आप जाओगे ना तो आप भारत को बिल्कुल नेगेटिव नजर से देखोगे, और वही ये राइटर कर रहा है इस वक्त। और मैं इस बात की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको अंदर की चीज सिखा दूं कि ये नेगेटिविटी जो वो दिखा रहा है उस तरह से मत देखो, इसको पॉजिटिव तरीके से देखो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इस कविता को सुनेंगे आज, जब मैं इसको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो उनको मालूम है कि उनके आसपास यही माहौल है और
अब वो गए, वो लोग जो उस नजर से उसको देखते थे। धीरे धीरे एक समय आएगा जब हम लोग अपने ऊपर वापस से गर्व करेंगे कि हम ऐसे थे, हम झुंड में रहना पसंद करते हैं, हम त्योहार मनाते हैं, हम फेथ में ज्यादा यकीन रखते हैं कि पत्थर भी हमारे लिए भगवान है, मन्नतें मांगते हैं। मेरे बच्चे को बुखार हो जाता है, बच्चियों को, तो मैं पता है उनकी नजर उतारता हूं, जबकि मैं एक साइंस ग्रेजुएट होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, डबल एमफिल हूँ, मैंने 15 बार नेट क्लियर कर लिया, 3 जीआरएफ हूँ मैं अपनी अपनी वो नहीं कह रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं काफी क्वालिफाइड हूँ, मैं हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ लेता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जब मेरा मन नहीं मानता है तो मैं अपनी बच्चियों की नजर उतार लेता हूँ कि भाई कहीं इनको बुरी नजर ना लग जाए। और अगर आप सदगुरु सदगुरु के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, उनका एक वीडियो देखना, नजर लगने का भी कॉन्सेप्ट है कि हमारा ऑरा होता है, वो ऑरा दूसरों के औरों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो जाता है। तो नजर के ऊपर भी साइंटिफिक थ्योरीज आने लगी हैं आजकल। तो मैं बता रहा हूं कि जो राइटर है ये वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कविता लिख रहा है। अब आगे देखिए, ही इवन पोर्ड, पोर्ड का मतलब है उंडेल दिया, इवन मतलब यहां तक कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ के उस बिच्छू के जख्म के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी का तेल उंडेल दिया, अपॉन द बिटन टो, बिटन मतलब खाया हुआ, टो का मतलब पैर, एंड पुट अ मैच टू इट, मैच का मतलब माचिस की तीली लगा दी। अब आपको ये अजीब लग रहा होगा ना, बिल्कुल, कि उन्होंने आग कैसे लगा दी घाव के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो बिच्छू के काटने का इलाज किया करते थे, और वो एक ऐसा कुछ जिसको दारू वर्ड बोलते हैं, दारू मतलब शराब नहीं होती है, एक और मसाला होता है जो पहले बंदूक में भी भरा जाता था, बारूद टाइप का, उसको घाव के ऊपर लगा करके आग लगाया करते थे। कहते हैं कि वो जहर खींच लेता है, क्योंकि जो जहर है वो भी कुछ ऐसा केमिकल होता होगा जिसको अगर हम जला दे तो वो उसको खींच लेता है। तो एक तरीका है, गांव में ये भी एक पद्धति है इलाज की, जहर बिच्छू के काटने का ऐसा ही इलाज होता है। आप जाके थोड़ा गूगल करो तो आपको पता चल जाएगा कि सर क्या कह रहे हैं और वो कितना सही है। लेकिन वो अलग बात है कि वो जहर तो उतर जाएगा, और लेकिन वो घाव जो है वो बाद में काफी तकलीफ देगा, तो शायद इस वजह से ये राइटर ऐसा कह रहा है। ठीक है, आई वॉच द होली मैन परफॉर्म। अब साहब लास्ट में तांत्रिक बुला लिया गया, उसको एग्जॉर्सिस्ट बोलते हैं, EXORCIST, एग्जॉर्सिस्ट। यहां पे राइटर ने होली मैन वर्ड यूज किया है क्योंकि उसके पास कोई वर्ड नहीं था शायद। अब आप देखिए, जो स्टूडेंट बोल रहा है, लड़का बोल रहा है, बेटा बोल रहा है, आई के फॉर्म में, फर्स्ट पर्सन में, उसने देखा कि तांत्रिक आया और उसने परफॉर्म किए कुछ राइट्स। RITES, राइट्स का मतलब होता है कुछ तांत्रिक पद्धतियां, कुछ रीति रिवाज, कर्म कांड, टू टेम,